आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म जरूर देखी होगी, तो भावना उसमें जो सिमरन के फादर का कैरेक्टर था अमरीश पुरी जी जी, उनका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा लगा आपको? टू स्ट्रिक्ट, कड़क एकदम। और राज के जो फादर थे अनुपम खेर जी, हाँ, उनका टू लीनिएंट। टू लीनिएंट। तो सवाल उठता है कि सही पेरेंटिंग स्टाइल क्या है और माता पिता का जो व्यवहार रहता है परवरिश में, उसका असर बच्चों पे क्या पड़ता है। आइए मेंटल हेल्थ सेगमेंट में बात करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स पर। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में श्रुति पांडे जी मौजूद हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं जी। श्रुति जी, बदलते समय के साथ पेरेंटिंग स्टाइल में किस तरह का बदलाव आया है? जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया है, उसी हिसाब से पेरेंटिंग स्टाइल में भी परिवर्तन आया है। पहले पेरेंट्स ये सोचते थे कि बच्चा काम कर ले, नौकरी पाले और उसके हिसाब से काम करे, पर अब ये देखने में आया है कि परिवार में जो बर्ताव बच्चों के हैं या बाहर जैसे बच्चों के बर्ताव हैं, उसको लेके भी पेरेंट्स बहुत सजग हो गए हैं। तो उनको ये भी चाहिए कि बच्चा सिर्फ नौकरी ना पाए, पर उसके साथ ही साथ समाज के लिए कुछ करने के योग्य भी बन जाए और उसके अंदर इतनी स्किल सेट हों, जिसको हम सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो भी हों कि लाइफ के उतार चढ़ाव में वो अपने आप को एक सक्षम बना पाए। तो ये परिवर्तन आया है। तो बच्चों की जैसे एज है, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो क्या पेरेंटिंग स्टाइल डिफर करता है एज टू एज? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि अगर बच्चा छोटा है, जैसे अगर 3 साल से लेके 14 साल की उम्र में है, तो हमें एक नर्चरर का काम करना पड़ता है, जहाँ पे बच्चों को हम प्राइमरी केयर गिविंग देते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो चलना बोलना टाइम पे सीखे, पढ़ाई में मन लगाए और सोशल स्किल्स डेवलप करे। सोशल स्किल्स डेवलप करने में क्या माँ बाप उन्हें कहानी सुनाएं? पहले सुनाते थे नानी दादी, जी। आज के पेरेंट्स सुनाएं? कहानी सुनाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। जैसे कई बार ना छोटी छोटी जो बच्चे की दिक्कतें होती हैं, बच्चे कई बार टैंट्रम शो करते हैं या बात नहीं मानते या जिद पे अड़ जाते हैं, उन चीज़ों को समझाने के लिए या लड़ाई झगड़े में अगर बच्चे फंसते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि कहानियों का हम सहारा लें। और रात में स्पेशली, चाहे आपका बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो, उसके साथ बैठ के 10 मिनट कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग चीज़ों से बच्चों को कहानी सुना सकते हो, अपने उनकी प्रॉब्लम्स निकाल के, और उसको फिर एक हाथी चींटी की कैरेक्टर देखे और इस हिसाब से जैसे जनरली होता है आमतौर पे जो बच्चों की माएँ होती हैं, मम्मी होती हैं, वो एक एग्जाम्पल देती हैं कि जैसे एक प्रिंसेस हुआ करती थी, वो बहुत अच्छी बच्ची थी और उसको ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा करती थी। तो इस तरीके के जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं, वो क्या सही है बच्चों को एग्जाम्पल्स देना, या कुछ और हमें एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत है? और कई बार असर होता नहीं है स्टोरी का, तो क्या करें? एक्चुअली बच्चे ना अब समाज के हिसाब से और इतने सारे इन्फॉर्मेशन से बहुत अपस्किल हो गए हैं। पहले के जैसे बच्चे रहे नहीं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें खुद पता होती हैं। तो पेरेंट्स को ऐसा चाहिए कि उनके हिसाब की चीज़ों का कंटेंट निकाल के वो बात करें। जैसे अब प्रिंसेस के कैरेक्टर्स और उन सब को लेके बच्चे उतने ज़्यादा आकर्षित भी नहीं होते, तो एनिमल कैरेक्टर्स को लेके बच्चे खुश होते हैं या कार्टून कैरेक्टर्स को लेके खुश होते हैं, उनमें से लेके और उनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम निकालें। तो जैसे आप एक सुना रहे थे कहानी, हाथी वाली, पिज़्ज़ा वाली। जी, तो जैसे एक हाथी था और हाथी जा रहा था और एकदम से उसकी क्लास टीचर मैम थी, उसकी क्लास टीचर थी एक शेर, तो वो बड़ा डरता था अपनी क्लास टीचर मैम से। तो ऐसे करके कहानियां सुनाना कि वो बड़ा डरता था, तो उसको लगा अब कैसे मदद लें, तो वो एक हिरन के पास गया। हिरन उसका दोस्त था, तो उसने बोला डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने माँ बाप से भी बात कर सकते हो। या ऐसे करके एक बच्चे के लिए बिल्ड करना कि वो बच्चा अगर डरता भी है तो आप सीधे नहीं बोल रहे हो कि मत डरो, आप उसके लिए उसके हिसाब के आपने कंटेंट बनाया और उससे बातचीत कर रहे हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है। एक बात तो तय है कि उम्र कोई भी हो, कहानी सुनाना हमको बहुत अच्छा लगता है। जब श्रुति जी वो हाथी और हिरन की कहानी सुना रही थी, हम सबको आनंद आया। चलिए बच्चे थोड़े जो बड़े हैं उनकी बात करते हैं। एडोलेसेंस, ये किशोर अवस्था, टीनेजर। अगर मैं एक पेरेंट हूँ और मेरा बेटा टीनेजर है 13-14 ईयर्स का, मैं उससे दोस्त की तरह व्यवहार करूं या थोड़ी दूरी बनाकर रखूं? जी, बहुत अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं और एडोलेसेंस में बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल रखें जहाँ पे हम बच्चों के साथ टू फ्रेंडली भी ना हो और बहुत डिक्टेटिव भी ना हो, जिसे हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, वो भी ना हो और परमिसिव भी ना हो। जैसे आपने DDLJ का एग्जाम्पल दिया, उस तरीके का दोनों बड़ा एक्सट्रीम है। हमें उस टाइम पे चाहिए कि हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल लें, जहाँ पे बच्चों को चॉइसेस देने का भी मौका दें, उन्हें चॉइसेस रख दी, वो अपना डिसीजन खुद बनाए, और साथ ही इतना बच्चों के पास अपनी एक अवेलेबिलिटी रखें कि वो आपके पास आके बातचीत कर पाए। पुरी वाला जो कैरेक्टर था वो कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है? उसे हम परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब टू फ्रेंडली।
अनुपम खेर वाला। जी जी, वो फ्रेंडली थे पर उनके बहुत अच्छे पॉजिटिव भी थे। तो हर पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल के अपने अच्छे और बुरे एस्पेक्ट भी होते हैं, पर बच्चों के साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके दोस्त बन के रहें, क्योंकि पेरेंट का काम पेरेंट का है, आप दोस्त नहीं बन सकते। सही गलत की पहचान नहीं हो पाई। जी, इस समय हमारे व्यूअर्स भी हैं जिन्होंने इस विषय पर अपने सवाल पूछना चाहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनके सवाल। मेरा सवाल ये है कि आजकल के पेरेंट्स जितना फिजिकल और फाइनेंशियल नीड पर ध्यान देते हैं, उतना इमोशनल नीड पर ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं? जी, बहुत ही सही सवाल है। एक्चुअली पहले के टाइम पे ना हम काफ़ी गरीबी से निकले थे, ज़्यादातर पेरेंट्स ने बहुत ही फाइनेंशियली उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो उनका एक सोल फोकस रहा है कि मेरा बच्चा एक अच्छी नौकरी ले ले, अच्छे करियर में चला जाए, तो वो उसके बाद उसमें काम कर पाएगा फाइनेंशियली। पर अभी काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं जिन्होंने ये समझा है कि अच्छी नौकरी, अच्छा करियर होने के बावजूद बच्चे बहुत दुखी और बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें बच्चे फेस करते हैं, तो वहाँ पे इमोशनल वेलबींग स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जागरूकता का एक्चुअली एक जागरूकता होनी चाहिए पेरेंट्स में, उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ से सही इन्फॉर्मेशन लेके हम उस पर काम कर पाएँ। एक और सवाल है हमारे व्यूअर्स का, वो भी ले लेते हैं। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, उसे हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? जी, ये इसका जवाब बहुत ही अच्छा है जो हम दे सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप के लिए एक्चुअली दोनों पार्टी को एकजुट होके करना पड़ेगा। जैसे पेरेंट्स अगर बात करते हैं बच्चों से किसी भी तरीके का, तो उसमें हमें ये एज अ चाइल्ड भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी बात को समझें और उनसे सवाल इस तरीके से पूछें कि वो हमारे अगेंस्ट में नहीं है, वो पेरेंट वर्सेस चाइल्ड नहीं है। नहीं, तो जो ज़्यादातर जब मानसिक सेहत पे बात हो, क्योंकि संवाद जरूरी है, पेरेंट अपने बच्चों से मेंटल हेल्थ पर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें? मेंटल हेल्थ एक्चुअली हमारी लाइफ का पार्ट है, तो बड़ा इजी है इसके बारे में बात करना। जैसे आप सीधा सवाल पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या क्या करने में मज़ा आता है, उससे भी आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हो कि उसको ये करने में क्यों मज़ा आता है। जैसे बच्चे जिन्हें थिएटर में जाने में मज़ा आता है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उन्होंने अपना जवाब सीधे दे दिया, तो वैसे करके चीज़ें निकाल सकते हैं। और साथ ही अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी प्रॉब्लम्स में जाते हैं, अपने बच्चे से बात छुपाएं ना, सामने उसके बैठ के बातचीत रखें कि हाँ आज मेरा मन घबरा रहा है, हम क्या कर सकते हैं कि मन ठीक हो जाए, तो बच्चे भी कोपिंग मैकेनिज्म सीखेंगे। जी। एक और अगर हम टॉडलर की बात करें, टॉडलर जो ग्रुप होता है, बड़े मतलब उनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ होते हैं बहुत स्टबर्न होते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं बात बात पे, उनको बातें मनवाना, समझाना बड़ा मुश्किल है। उनके साथ कैसे डील करें? एक्चुअली बच्चे ना उस एज में इमोशनल रेगुलेशन नहीं जानते, उनको इमोशंस के बारे में पता नहीं होता, वो जिस भी जगह होते हैं उन्हें जो आता है वो एक्सप्रेस करते हैं और उनको उनकी इंटेंसिटी नहीं पता होती। तो बच्चों को एक डिसिप्लिन में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है और हर बात पे हाँ करना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चा 2 बजे रात में पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहा है, हम क्या करें, शोर मचा देगा, तो उसे थोड़ी देर शोर मचाने दीजिए। आप भी उससे स्ट्रगल करें, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपने एक बार अगर उसे दे दिया, उसे लगेगा कि दुनिया में हर चीज़ रोने से मिल जाएगी। तो आप जो पेरेंट करते हैं, बच्चा वही चीज़ एज इट इज़ मॉडलिंग में कॉपी करता है। लेकिन कुछ बच्चे घंटों तक रोते रहते हैं, रो रो के वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं, तब क्या किया जाए? तब वो तो बहुत मतलब दिल पे हाथ रख के कैसे काम आप करें? बच्चों की तरफ ही हैं। जी, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है पेरेंटिंग, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो पेरेंटिंग में हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अगर गिव अप कर देंगे एज अ पेरेंट, तो बच्चा समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं समाज उसी हिसाब से चलेगा। तो क्योंकि घर जो होता है ना, वो समाज का एक मिनी क्रिएचर होता है, बच्चे उसी से चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चा अगर क्रैंकी भी है तो आप पहले तो उसकी नीड समझो कि क्यों ऐसा कर रहा है, उसको क्या कौन सी चीज़ अभी चाहिए, और नहीं हो तो धीरे धीरे करके आधे घंटा डिले, 1 घंटा डिले, फिर 2 घंटा डिले, ऐसे करते हैं। जी, एक और व्यूअर हैं अपने सवाल के साथ। जी, ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में पेरेंट्स से कैसे बात किया जाए, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में अभी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। क्या भारतीय समाज में मानसिक सेहत पर बातचीत हो रही है पेरेंट्स और बच्चों में? काफ़ी जगह बातचीत बिल्कुल हो रही है पेरेंट्स की इन सब चीज़ों में, जहाँ पे टीचर बहुत अच्छा एक मीडिएटर का रोल करते हैं। वो अच्छे तरीके से उन चीज़ों को बीच में लेके आते हैं कि यहाँ पे बच्चा शायद किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ पे हेल्प करने की ज़रूरत है। जैसे इस सवाल में पूछा गया कि कैसे बात शुरू करें और कैसे उस गैप को ओवरकम करें, तो वहाँ पे बच्चों को अपनी बात को खुल के रखना सीखना पड़ेगा और साथ ही पेरेंट को बच्चों की जो भी बात है बिना नानुकुर किए, जिसको हम कहते हैं कि जो भी बात है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें।
जैसे अगर बच्चे ने कहा मेरा इस चीज़ में मन नहीं लगता, तो वो कुछ सोच समझ के आया है कि क्यों नहीं लगता, और आप उसका रीज़न जानने की कोशिश करें कि किस लिए मन नहीं लगता, क्या उसकी फीलिंग्स आती हैं, वो क्या सोचता है जो ऐसी फीलिंग आती है। तो उसके विचार, उसका भाव और उसका व्यवहार, इन तीनों चीज़ों का सामंजस्य बनाने की अगर पेरेंट्स कोशिश करें तो मेंटल हेल्थ का कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। जी, और छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि जब वो स्कूल जा रहा है तो पेरेंट्स अगर बस स्टॉप पे उसे छोड़ने चले जाएं या बाद में रिसीव करने चले जाएं, तो वो खुलता है आपके साथ, और धीरे धीरे पेरेंटिंग आती है, एक दिन में नहीं आती है। लेकिन आज पेरेंटिंग और उससे जुड़ी मेंटल हेल्थ पर बातचीत करने के लिए श्रुति जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।